नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र का महासमर में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कवर्धा में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश भर में बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए बाहर आ रहे हैं। राजनांदगांव के लोगों से मतदान में बड़ी संख्या में भाग लेने का उन्होंने आग्रह किया है। राजनांदगांव सहित 3 लोकसभा में मतदान के लिए लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में के तीनों क्षेत्र में और 80 लोकसभा क्षेत्रों में जो समाचार आ रहे हैं भारी मतदान हो रहा है। मैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा इस प्रजातंत्र के महापर्व में भागीदारी हो। फर्स्ट टाइम वोटर भी घर से निकलकर इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। मैं सभी मतदाता बंधुओं से आग्रह करने निकला हूं और निश्चित रूप से एक बड़े संकल्प के साथ कि मोदी जी को तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री बनाना है और 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। कवर्धा के मतदान केंद्र पहुंचकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी जीत का दावा किया है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। लोग घरों से निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कवर्धा के आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। विजय शर्मा ने लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि निस्संदेह बीजेपी राजनांदगांव लोकसभा जीतेगी। विजय शर्मा ने कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर भी निशाना साधा। वोट डालने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा ने। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मतदान किया है, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, किस तरीके से स्थिति देखते हैं? आपने भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। जी, लोकतंत्र दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था है और इसकी मजबूती के लिए लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। उस दिन के प्रतीक्षा में रहना चाहिए जिस दिन 100% मतदान होगा। क्या मुद्दे देखते हैं भैया? कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। कल भी जिस तरीके से आपने किया कि भूपेश को वोट देना मतलब अकबर को वोट देना। बिल्कुल, मैं अभी भी यही कहता हूं कि पिछली बार जो सरकार चली थी वो भूपेश बघेल जी की सरकार नहीं थी, अकबर और ढेबर की सरकार थी। और फिर से उनको वोट देना मतलब फिर से उन्हीं परिस्थितियों को छत्तीसगढ़ में जन्म देना है जिसका विरोध छत्तीसगढ़ की जनता ने किया। लोकतंत्र दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था है। लोकतंत्र के लिए जरूर वोट करें, सभी वोट करें। उस दिन की प्रतीक्षा में रहें जिस दिन 100% मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत बिल्कुल स्पष्ट है। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक संख्या में घरों से निकलकर मतदान करें। और एक बार फिर उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब अकबर और ढेबर को वोट देना है। कैमरामैन गुपेंद्र निर्मलकर के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, कवर्धा। तो 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ में भी आज मतदान है और जो वोटिंग है वोटिंग जारी है। और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर मौजूद हैं और वहीं उमेश घुरमुड़े जी बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। उमेश जी, यदि बात करें कुछ जगह पर, यदि हम महासमुंद की बात करें, कुछ बूथों पर जो चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम महासमुंद की बात करेंगे, महासमुंद में जनता का सुबह से जो रुझान दिख रहा है, बढ़-चढ़ के मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। कुछ स्थानों से आपके माध्यम से मुझको पता चल रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है, वहाँ पर लोग मतदान का विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसको चुनाव आयोग देखेगा
और भविष्य में, क्योंकि हम इस प्रदेश के अंदर में सरकार में हैं और सरकार में आने के बाद हमको महज 90-100 दिन का वक्त मिला आगे काम को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के और जो विषय होंगे, जो मुद्दे होंगे, उस पर भी कार्य करने के लिए सरकार में होने के नाते हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीते 5 वर्षों के अंदर इस प्रदेश के अंदर में हालात रहे हैं, जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण रवैया, जिस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति, जिस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति हमको देखने मिली है, बीते 5 वर्षों में न सिर्फ विकास बाधित रहा, बल्कि इस प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से लगातार धर्मांतरण के मामले निकल करके आए, जिस प्रकार से कमिश्नर के पत्र को नजरअंदाज करने का विषय हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, या फिर एसपी के पत्र को नजरअंदाज करने का विषय हो, लगातार धर्मांतरण के मामले निकल करके आए हैं, तो मैं समझता हूं कि महासमुंद क्षेत्र की जनता और कांकेर क्षेत्र की जनता ने इसको महसूस किया, देखा है, समझा है। ठीक है। और जिस प्रकार से भगवा ध्वज का छत्तीसगढ़ के अंदर में अपमान होता है, कवर्धा के अंदर में अपमान होता है और कोई शुद्ध लेने वाला नहीं रहता है, जिस प्रकार से बीरनपुर के अंदर में भुवनेश्वर साहू की जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी जाती है, वहां कोई शुद्ध लेने वाला नहीं रहता है। तो इन तमाम घटनाक्रमों को छत्तीसगढ़ की जनता ने, राजनांदगांव की जनता ने ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से देखा है। ठीक है उमेश जी, धनंजय जी हमारे साथ मौजूद है। धनंजय जी, उमेश जी तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं, और यदि देखा जाए चाहे ताम्रध्वज साहू जी की बात कर ले या पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बात कर ले, दोनों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से राजनांदगांव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और महासमुंद में जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के एक निष्क्रिय सरकार और निष्क्रिय जो सांसद है, उनके खिलाफ जनता मतदान करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और महासमुंद हो या कांकेर हो या लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस तीनों क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया है। और आज जनता का जो मतदान में जो रुझान प्राप्त हो रहे हैं, महासमुंद में जो बदलाव की बयान रूप ली है, जो कांकेर में बदलाव की बयान रूप ली है, वो राजनांदगांव में दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का संकेत है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो कल तक नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट मांग रही थी, आज हालात ये है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को छोड़कर वो अकबर जी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। तो जनता ने है अकबर बीरबल की कहानी सुनाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को। जनता ने आज ये पूछ रही कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है 10 साल में, ये बताएं। अकबर और बीरबल की कहानी सुनाकर जनता का मन नहीं बढ़ा सकते हैं। किसान हताश है, नौजवान हताश है, महिलाएं परेशान है। तो हाल सी बात वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी धोखा दिया देश के प्रदेश को, 3 महीने से राज्य सरकार धोखा दे रही है। तो धोखा देने के बाद अगर अकबर बीरबल की कहानी सुनाएंगे, जनता इस पे हंस रही है। ठीक है धनंजय जी, हमारे साथ अजय चंद्राकर जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अजय चंद्राकर जी, यदि तीनों लोकसभा सीट की बात करें, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, तीनों लोकसभा क्षेत्रों में नक्सलियों की मौजूदगी है और नक्सलियों द्वारा बैनर भी लगाया गया है चुनाव बहिष्कार के लिए, ताकि जो मतदाता है उनमें खौफ पैदा हो। कांकेर सीट का एक बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं, लोगों में जोश है, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए कविता जी, चाहे पूर्व समय में जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव में, जिन लोगों को संविधान में विश्वास नहीं, मतदान में विश्वास नहीं, विधि के शासन में विश्वास नहीं, वो हमेशा ऐसा करते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन क्षेत्रों के नागरिक बढ़ चढ़ के हमेशा मतदान में भाग लिए हैं और विधि सम्मत जो शासन बन सकता है, वैचारिक कह सकते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता के कारण वो बनाते आए। तो ये नई बात नहीं है। रही बात यहाँ जो चर्चा हो रही थी कांकेर या महासमुंद या राजनांदगांव का, कांकेर की चर्चा, तो कांकेर में हम पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव देखते हैं तो कांग्रेस को हार मिली थी 6,914 वोट, कांकेर का मुकाबला था। लेकिन 2014 में जब मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा था, उस समय यहाँ पर भी बीजेपी 35,158 वोटों से जीती थी। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव का हम लें एक सैंपल कविता जी, तो कांग्रेस को जितनी सीट मिली उसमें कांग्रेस को लीड मिली है 1,11,586 और बीजेपी जिन सीटों पर जीती उनको लीड मिली 29,286। तो टोटल कांग्रेस को यहाँ लीड मिली है 83,300 वोटों का कांकेर में। ये मतदान व्यवहार है। अब 2024 में क्या तस्वीर बनता है यह अलग बात होगी। रही बात महासमुंद का, तो 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अजीत जोगी जी के पूर्व सीएम और वो स्वयं 1,217 वोटों से हारे जी। लेकिन 2019 में
बीजेपी यहाँ पर अपने लीड को बढ़ा दी और 90,511 वोटों से सफलता हासिल की। लेकिन महासमुंद लोकसभा चुनाव के बाद हम विधानसभा चुनाव में आते हैं 23 में, तो यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त टोटल मिलती है 9,157, बीजेपी को यहाँ बढ़त मिली 72,986 और कांग्रेस को 82,103। तो दोनों लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के अक्षतले और 2014 और 2019 के अक्षतले ऐसा वोटिंग बिहेवियर रहा है कविता जी। जी बिल्कुल। उमेश जी, बीजेपी कह रही कि मोदी की गारंटी पर जो जनता है वो भरोसा करेगी, लेकिन जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल है वो कह रहे कि हमारे 5 साल के कार्यकाल पर जनता भरोसा करेगी। यदि उन पर इतना ही भरोसा रहता तो वो विधानसभा चुनाव में कोई स्थिति बनी उनकी वो ना बनती। छत्तीसगढ़ की जनता ने साफ कर दिया कि भैया कांग्रेस है तो धोखा है, भूपेश है तो धोखा है, और उसका परिणाम हमारे आपके हम तमाम लोगों के सामने है। और विस्तार से राजनांदगांव के साथ स्वयं मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल जी ने सौतेला व्यवहार करने का काम किया। इस प्रकार से राजनांदगांव से पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को बाधित करने का काम किया। इस प्रकार से हालात बने, ध्रुवीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति में वो लगे रहे और उनके इर्द गिर्द के जो वो चहीते लोग थे केवल उनका ही राज चलता रहा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की कार्यकर्ता करे और स्वयं कांग्रेस के नेता राजनांदगांव के अंदर में माननीय भूपेश बघेल जी को सबसे बड़ा दानदार चेहरा बता चुके हैं। यहाँ तक कि खड़गे जी को चिट्ठी पत्र में लिख दी गई थी कि भैया ये प्रत्याशी बदल दो। इनके चलते केवल राजनांदगांव में नहीं, पूरे 11 के 11 लोकसभा में भूपेश बघेल जी के चेहरे के कारण कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। और निश्चित तौर पे इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर से रुझान आ रहे हैं, राजनांदगांव के अंदर रुझान आ रहे हैं, तो जनता ने तय कर लिया है कि जिन्होंने 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया, लूटने का काम किया, राजनांदगांव के साथ सौतेला व्यवहार किया, उनको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। और जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, तो वहां से एक सुखद खबर और निकल करके आ रही थी कि केशकाल के अंदर में भंडारपाली मतदान क्षेत्र है, जहां पर नक्सलियों ने फरमान जारी तक किया था, जहां पर घटना भी घटित हुई थी, 29 नक्सलियों को ढेर किए जाने वाले उसके पास में, वहां पर 1 बजे तक 84% से अधिक मतदान हो चुका था। और एक सुखद खबर और आप लोगों के माध्यम से मैं देख पा रहा था कि जो सरेंडर कर चुके नक्सली है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के ठीक है। ठीक है उमेश जी, धनंजय जी के पास चलेंगे। धनंजय जी, उमेश जी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल के चेहरे के कारण 11 सीटों पे हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है यही वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जिस पर भाजपा को और भाजपा के गठबंधन के दलों की लुटिया डूबने वाली है। क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल में कुछ कर नहीं पाए। अब मंच के माध्यम से अकबर और बीरबल की कहानी सुना रहे हैं। एक नाकाम प्रधानमंत्री आजादी के बाद इस देश को मिला है, जो इस देश के किसानों के लिए आफत बने हैं, इस देश के नौजवानों की नौकरी के लिए आफत बने हैं, इस देश पे कर्ज बढ़ने का कारण बने और देश में महंगाई बढ़ने का कारण बने हैं। तो जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी नेताओं को पता है कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय चेहरा है, सबसे लोकप्रिय नेता है। इसीलिए चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी, चाहे के सारे नेता राजनांदगांव आते हैं, लेकिन राजनांदगांव आने के बाद इनको पता चलता है कि जो सांसद हैं जो लापता रहे 5 साल तक, जिनको जनता ढूंढते रही है, जिनको सांसद को यही नहीं पता कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कितने गांव हैं, गांव में जाकर जब पूछते कि संतोष पांडे जी आए थे, तो जनता बोलती है संतोष पांडे कौन है, बताएं आपका सांसद हमने कभी देखा नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक बदलाव की मुहिम राजनांदगांव से उठ रही है और भूपेश बघेल जी जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, जिन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए काम किया, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीर्णोद्धार मंदिर बनाने के लिए काम किया, कुशीला माता मंदिर के जीर्णोद्धार मंदिर बनाने के लिए काम किया है, जिन्होंने इस देश की छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए काम किया है। तो जनता तो पता है भूपेश बघेल जी के चेहरा छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। और मैं तो कह रहा हूँ ना, मोदी जी का चेहरा आजकल भाजपा नेता कहना बंद कर दी है, ये तो अकबर जी के चेहरा पे विजय शर्मा वोट मांग रहे हैं। समझ सकते हैं कि अकबर बीरबल की कहानी सुनाने जनता ने नरेंद्र मोदी को नहीं चुना था। जनता ने चुना था कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा किया, जनता ने चुना था युवाओं को रोजगार के लिए, और मोदी जी मन से आके अकबर बीरबल की कहानी सुनाते हैं। जी, एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए उमेश जी, क्योंकि समय का अभाव है। जी, एक लाइन में जवाब कुछ बोल रहे थे आप। देखिए, बहुत
बहुत सही जगह पे दर्द हो रहा है, इसलिए बार बार अकबर बिरबल की बात कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं भैया कि पर्दे के पीछे से कौन काम कर रहा था 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के ठीक है, अंदर ठीक क्या है हालात उमेश जी, बने ठीक है, हुए समय थे। का अभाव है। अकबर और ढेबर अजय चंद्राकर जी के पास चलेंगे। ठीक है अजय चंद्राकर जी, यदि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बात करें, भूपेश बघेल का तीसरा संसदीय चुनाव है, 2009 की बात करें तो उनको हार का सामना करना पड़ा, 14 में भी हार का सामना करना पड़ा। प्रतिष्ठा जो है उनकी दांव पर लगी हुई है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उनका जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है कविता जी। 2 लोकसभा चुनाव, एक बार वो दुर्ग लोकसभा से, एक बार रायपुर लोकसभा से उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी 2024 में जो लड़ रहे हैं उसमें वो एक्स सीएम के रूप में लड़ रहे हैं। इस चर्चा में मैं एक लाइन में खत्म करना चाहूंगा कविता जी। 2014 से ये 24 के चुनाव आते तक मोदी जी का कार्यकाल 10 साल रहा, लेकिन उन सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाले महानुभावों को, आदरणीय लोगों को प्रायः विस्मित कर दिया जाता है। वो 18 साल तक बीजेपी 1996 से लेकर के 2014 तक वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आडवाणी जी के नेतृत्व में, मुरली मनोहर जी के या वेंकैया नायडू जी के नेतृत्व में 86 से 90% 18 साल भी लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल की है। अब 18 साल वो, अब 10 साल ये, तो बीजेपी को अपने इस शिखर पर रहने के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनाव में पर्यावरण पूरा राजनीतिक दूसरा है कविता जी। ठीक है, आप तीनों का बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि समय का अभाव है। धनंजय जी आपका भी, उमेश जी आपका भी, अजय चंद्राकर जी आपका भी। तो फिलहाल के लिए लोकतंत्र का महासमर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।